हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? एकदम चकाचक। चलिए, तो हमारी जो अभी क्लास रहेगी, मतलब जो ये वाली क्लास रहेगी वो रहेगी पूरी एमसीक्यूज बेस्ड। अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, जून से स्टार्ट होने वाला, आपको पता ही है। तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए हम क्या लेकर आए कि सीरीज लेकर आए, ठीक है। इस सीरीज में क्या होगा, आपके हर एक जीएस के प्रश्न आपके सोल्व करवाए जाएंगे। और मैं ऐसे नहीं कि हवा में सोल्व करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। सभी प्रश्न में डिटेल में सोल्व करूंगा, और हर एक ऑप्शन को क्या करूंगा यहाँ पर बढ़िया अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरआरबी का हो, एसएससी का हो, या कोई सा वनडे एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और धैर्य बना के रखिए, मजा आएगा। आधे घंटे की वीडियो में आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी, भरपूर मजा आएगा। चलिए ठीक है, तो अब स्टार्ट करें पहले प्रश्न से। क्या है आपके सामने पहला प्रश्न? देखिए, हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और हर एक एमसीक्यू को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, चलिए पहला प्रश्न क्या है कि भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन द मेनका गांधी केस एक्सपांड द इंटरप्रिटेशन ऑफ। 1978 में मेनका गांधी केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट, किसका विस्तार किया गया? देखिए, ऑप्शन है आपके सामने। पहला, राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। दूसरा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बताइए किसका किया था विस्तार? चलिए मैं बता देता हूँ, आप कैसे बताओगे ना, लाइव क्लास तो है नहीं। तो सुनो, इसका आंसर होगा आपका सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो, हमें पता है कि भाई 1975 के दौर में या 1975 के आसपास देखोगे तो भारत में लगा था आपातकाल, लगा था बिल्कुल। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए थे। छीने, बिल्कुल छीने थे सर। तो एक फंडामेंटल राइट ऐसा भी था, जैसे आपका हट तो जाती है इमरजेंसी, लेकिन उसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। एक ऐसे केस आता है किसका? मेनका गांधी केस का। होता क्या है, मेनका गांधी बाहर जाती थी, तो उस समय जनता दल की सरकार थी, आई होप यहाँ से ही शायद। तो उनको जाने नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए भैया कि हमें जाने क्यों नहीं दिया। तो फिर आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए, किसका? आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है भैया उनको एक पर्सनल राइट है, और राइट टू गो अब्रोड, मतलब आप अब्रोड जा सकते हो, आप देश से बाहर जा सकते हो। मतलब आपका क्या है, ये मौलिक अधिकार है। कौन सा आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 21 के अंदर। तो मतलब आर्टिकल 21 का यहाँ पर क्या किया गया था? विस्तार किया गया था। चलो थोड़ा सा वो समझ लेते बाकी आर्टिकल भी। इसका आंसर क्या रहेगा? सी। मैं बाकी ब्लैक पेन समझा देता हूँ ना, ब्लू ब्लू से समझा देते। चलो ठीक है, यहाँ देखो, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू एजुकेशन, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आर्टिकल 21 ए के अंदर है, ठीक है। चलिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है, यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर प्रोटेक्टर बनाया है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोलता है अगला प्रश्न? इसमें से कौन से मौलिक अधिकार नागरिक और फॉरेनर, यानी नागरिक और विदेशी दोनों को दिए गए हैं? बताइए कौन सा इसमें से? 19, 15, 14 या 16? बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, तो समझो। आर्टिकल 14 से लेके कहाँ तक? 32 तक, सॉरी आर्टिकल 12 से लेके 32 तक, पार्ट 3 के अंदर भारतीय संविधान में क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार है ना, दोनों के दिए। मतलब सर, ये भारत के नागरिक को भी दिए और साथ साथ सिटीजन्स को भी दिए, मतलब बाहर के सिटीजन्स को भी दिए। चलो, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं केवल भारतीयों को ही मिले। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। ये एक ऐसे मौलिक अधिकार केवल किसको मिले हैं? भारतीयों को। और बाकी जितने बचे, जैसे 14, 17, 18, 20,
21, सॉरी 21 नहीं, हाँ हाँ 21, यहाँ 20 लिखो ना। 21, 21 के बाद 19, 20, 20 तो हमें मिला है ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 15, 16, 19, 29, 30, 29 सही है ना, 19 नहीं है। 29, 19, 30, ठीक है। तो समझो, तो इसमें से क्या आंसर रहेगा आपका? आर्टिकल 14। ये दोनों को मिला है, यहाँ पर लिखा है ना आर्टिकल 14, ये दोनों को मिला हुआ है। चलिए आर्टिकल 19 समझते हैं क्या लिखा है इसमें। 6 मौलिक अधिकार दिए, जैसे आप शांति के साथ इकट्ठा हो सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, और आप बाहर घूमने जा सकते हो, आप किसी जगह रिसाइड या रिसेटल हो सकते हो। या आपको क्या मिले? मौलिक अधिकार। 15 में वही क्या दिए? 15 में अलग अलग अधिकार दिए कि भाई सरकार या राज्य स्टेट किसी के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी। 16 में क्या क्या बोला? 16 में ये बोला है कि वे सभी को समान रूप से क्या मिलेगा? अवसर मिलेंगे। ये कहाँ मिला है? क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 16 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, हाँ आर्टिकल 14 में क्या लिखा भैया? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब ये कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या होता है, पहले ये समझो। मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। ये क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलग है भैया। जैसी कंडीशन वैसा कानून, अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग कानून होगा, ठीक है। मान लो किसी ने वही किसी को सेल्फ डिफेंस में मारा, तो उसके लिए कानून अलग, लेकिन मारा तो है, लेकिन कानून क्या होगा उसके लिए? अलग होगा। तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग कानून क्या करेंगे? यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द फ्रेज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल इज इंस्पायर्ड बाय, बताइए कहाँ से इंस्पायर लिया, मतलब कहाँ से इंस्पायर्ड है ये? मैं बता देता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से इंस्पायर्ड है ये? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। थोड़ा सा हम समझ लेते सभी को। सबसे पहले समझते हैं भारतीय, सॉरी अमेरिका के संविधान। हमने कुछ ना कुछ लिया होगा, क्या क्या लिया हमने बताओ? प्रेम्बल। हाँ समझो, अब प्रेम्बल में 3 चीज समझना। ये शब्द है ना, न्याय, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, ये हमने लिया फ्रांस से। लेकिन प्रेम्बल हमने कहा लिया? अमेरिका से। अमेरिका से, हाँ यूएसए नहीं, अमेरिका से लिया, ठीक है। लेकिन प्रेम्बल की लैंग्वेज हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। प्रेम्बल हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका से। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये शब्द हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से। और प्रेम्बल की लैंग्वेज हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। समझ गए, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया हमने बताओ? डीपीएसपी। क्या लिया हमने? डीपीएसपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यूएसएसआर का भी देख लो, क्या लिया हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? रशिया से लिए, ठीक है। और क्या लिया बताओ अमेरिका से? फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, है ना, या जजों को हटाने की प्रक्रिया, हमने ये सब कहाँ से उठाई? आपकी अमेरिका से लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी रेट प्राइवेट के लिए भी इशू की जा सकती है? ऐसा रेट जारी कौन करता है? चलिए थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। पहली बात तो, रिट कौन जारी कर सकता है? यह अधिकार किसको दिया है? संसद को। और संसद यह अधिकार किसी भी न्यायालय को दे सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारी जो पार्लियामेंट है या हमारे संसद है, किसी भी कोर्ट को यह अधिकार दे सकती है। लेकिन भारतीय संविधान ने यह अधिकार किसको दिए? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। किसको दिए? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए। और कितनी तरह की रिट होती है बताइए? 5 तरह की क्या होती है? रीट होती है। इसमें एक लिखनी है, फिर मैं समझा दूंगा आपको ना। चलिए, अब पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझो समझो इसको। जिससे कोई पर्सन है, उस पर्सन को किसी स्टेट या किसी प्राइवेट कंपनी ने डिटेंशन में रखा हुआ है, लेकिन वो डिटेंशन इलीगल है कि इलीगल है, ये चेक कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और इसको चेक करने के लिए कौन सी रीट जारी करता है? हाबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ, टू हैव बॉडी ऑफ, ठीक है। चलिए अगला समझो। मेंडामस, यानी हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यदि कोई सरकारी ऑफिसर है, सरकारी कुछ भी अधिकारी हो, कोई भी हो, काम नहीं करता है, तो उसके लिए कोर्ट ये रेट जारी कर सकता है। वही काम को नहीं करो, बताओ हमें जवाब दो। एक होता है प्रोविजन, मतलब क्या होता है इसमें? यदि कोई लोअर कोर्ट
अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर कोई फैसला सुना दे या फैसला सुनाने वाला हो तो उसको रोकने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? प्रोविजन। हाँ, वो सर्टिक्युलरली मतलब फैसला मतलब क्या कर रहा है वो, उसने मामला ले लिया लेकिन उसकी उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है, तो फिर कौन सी रीट जारी करते हैं? सर्टिक्युलरली। एक और क्यो वारंटो, एक रीट वो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब यदि कोई अधिकारी पद पर बैठा है, किस अधिकार से बैठा है ये चेक करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? क्यो वारंटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? द राइट टू प्रॉपर्टी was removed from the list of fundamental right by which amendment, मतलब कौन सा संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? बताओ कौन सा संशोधन था वो? चलिए समझते हैं ना, पहले समझते हैं 42वां। ये जो 42वां संविधान संशोधन है कब किया गया था? 1976 में। सरकार किसकी थी? इंदिरा जी की। ठीक है, उस समय भारत में क्या लगी थी? आपातकाल लगने वाला था, आपातकाल की स्थिति बन गई थी पूरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी। इसमें काफी सारे क्या किए गए? चेंजेस किए गए। जैसे वही कुछ शब्द जोड़े गए, डीपीएसपी डीपीएसपी, हाँ डीपीएसपी में कुछ शब्द जोड़े गए, कुछ प्रावधान जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया और जजों से उनकी पावर छीन ली गई। बहुत सारे काम किए गए इसके अंदर। ठीक है, आर्टिकल 40, हाँ इसका आंसर देख लो पहले। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, है ना। और इसका आंसर आएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का फ्रेंच। ठीक है, और अब क्या आंसर आएगा आपका बता देता हूँ। 43 में क्या लिखा? 43 में ये लिखा है, पहले क्या हुआ था? आर्टिकल सॉरी संविधान संशोधन 42वां करके सारे अधिकार छीन लिए थे। किससे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से। कौन सा अधिकार? जुडिशियल रिव्यू के। किसका अधिकार? जुडिशियल रिव्यू के। अब लेकिन कौन सा संविधान संशोधन करा इन्होंने? बताओ कौन सा संविधान संशोधन किया फिर? 43वां। 43वां संविधान संशोधन करके सारे अधिकार वापस किसको दे दिए? यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अब वापिस क्या जारी कर सकते हैं? सॉरी, अब वापस क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है 44वां। 44वां संविधान संशोधन किया गया था जनता दल की सरकार ने। कब किया था उसको? 1978 में। और इसी से सुनो सुनो वो क्या था? जो भी चेंजेस इंदिरा गांधी जी की इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए थे वो सारे चेंजेस वापस से रिस्टोर कर दिए। किसने? मोरारजी देसाई ने। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके राइट टू प्रॉपर्टी को भी हटा दिया गया। और राइट टू प्रॉपर्टी भैया बहुत मतलब ये मानो कि इसने तो परेशान करके रखा कि पूरा। किसने? राइट टू प्रॉपर्टी ने। ठीक है, चलो 45वां तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वैसे 45 है कि ST SC का रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्या है आगे? विच द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो इन इंडिया बिकॉज भारत में शक्तियों के प्रकरण के सिद्धांत का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। क्योंकि क्यों भैया क्यों नहीं किया जाता? क्या भारत में प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते? क्या होते हैं भैया? ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। जुडिशरी क्या एग्जीक्यूटिव के अंदर में आते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट्री कंट्रोल कर सकती है किसको? एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरह से काम नहीं करता। ठीक है, चलो इसमें कुछ समझाने लायक कुछ नहीं था। चलिए अब आता है एक क्वेश्चन डीपीएसपी में। चलो, द डायरेक्टिव टू इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज फाउंड इन, बताइए कहाँ लिखा है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, कहीं तो लिखा होगा ना, बताइए। चलिए बता देता हूँ। आर्टिकल 36 से 51 ये बात करते हैं किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में। और डीपीएसपी कौन से पार्ट में लिखे हैं? पार्ट 4 के अंदर। और सिर्फ क्या है? राज्य को निर्देश दिए गए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 38 ये बात करता है कि इसकी वेलफेयर ऑफ पीपल की, वह सभी का कल्याण करेगा। कौन? राज्य। राज्य अलग अलग रूप में कल्याण करेगा। जैसे भैया संसाधनों का बराबर रूप से आवंटन करना है, सब बातें लिखी हुई है। हाँ, 39A में लिखा है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि भैया कोई गरीब है तो गरीब को न्याय नहीं मिलता क्योंकि भैया बड़े बड़े वकील
और वकील कितना छापते पता ही है तुम्हें, है ना। तो अब वकील इतनी महंगी फीस, तो सभी को समान रूप से न्याय मिल सके तो इस ये इंश्योर कौन करेगी, स्टेट करेगी। वो एक कहाँ लिखा हुआ डीपीएसपी के अंदर, और ना करे तो सर, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हमने कह दिए निर्देश दिए हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, द प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान निम्नलिखित के तहत शामिल है, बताइए कैसे शामिल है। चलिए समझते हैं प्रश्न को थोड़ा विस्तार से। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी कहां पर लागू है, बताइए पूरे इंडिया में, गोवा के अंदर, ठीक है। और कहां पर है, आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 में कहां पर है, डीपीएसपी में। कहां पर है, डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 40 के अंदर किसके बारे में बात करता है, सॉरी माफी चाहता हूं, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, 40 तो पंचायत, हाँ। आर्टिकल 44 किसके बारे में बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। तो क्या होगा आपका बी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक दिए, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक। 51 ए में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ प्रेम्बल, कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है अपने केस को ट्रांसफर करने के लिए, किसको, हाई कोर्ट का है किसी भी कोर्ट को, बताओ कहाँ लिखा हुआ है सर। चलो अपन एक एक आर्टिकल देखते हैं जिससे क्लियरिटी आएगी। पहला है आर्टिकल 139, क्या लिखा है इसके अंदर, ये लिखा कि पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को रेट जारी करने की शक्ति दे सकता है। चलो हाउ, आर्टिकल 141 के अंदर क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए कानून, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून या डिक्लेयर किए गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किए गए कानून सभी कोर्ट के ऊपर लागू होंगे, क्या होंगे, लागू होंगे। 142 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 139 पे आओ। तो 139 के अंदर क्लियर लिखा है ए के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट केस को ट्रांसफर करने के लिए बोल सकता है कि भाई केस ट्रांसफर कर दो, तो ये परमिशन कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में पहुंचा रहा है, या भाई दिल्ली हाई कोर्ट में पड़ा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को पहुंचा दो, या मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंचा दो, तो ये कैसे हो सकता है, आर्टिकल 139 ए के अंडर हो सकता है। और एक कौन परमिशन देता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें से कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर दिया था, बताइए। चलिए एक केस समझते हैं। पहला केस आता है आपका शंकरी प्रसाद केस, ये आया था 1951 में। चलो हुआ क्या था, पहला संविधान संशोधन होता है जिसमें सरकार ये बोल देती है भाई हम किसी की प्रॉपर्टी ले लेंगे, आप कोई नाटक वाटक नहीं करोगे, अरे जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा नहीं भैया पहला ये तो फिर वह केसेस गए बहुत सारे, किसके लिए, प्रॉपर्टी को लेकर अलग अलग केसेस गए। तो शंकरी प्रसाद केस में पार्लियामेंट ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया पार्लियामेंट के पास शक्ति पावर है कि वो चाहे तो अमेंड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1967 में केस पलट जाता है और आर्टिकल 13 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है नहीं भैया अधिकार नहीं है, कोई कर ही नहीं सकती, कोई आर्टिकल 13 ए के अंदर लेकर लो के अंदर आएगा फंडामेंटल राइट, यदि आपने इसमें छेड़छाड़ करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किसमें बोल दिया था ये, गोलकनाथ केस में। फिर आता केशवनाथ भारती केस 1973, इसने पूरी काया पलट दी। क्यों भैया, क्या लिखा है, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब आप संशोधन करो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन मूल ढांचा जो है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, यदि हुआ तो मैं उस कानून को कैंसिल कर दूंगा। किसने बोल दिया ये, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ड्राइव फ्रॉम। सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ से मिली है? बताइए। आर्टिकल 1332, 142, 226 या 133, बताइए। चलिए समझते हैं। पहला है आर्टिकल 142, इसमें एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 226। क्यों? ये हाई कोर्ट को पावर देता है क्या क्या जारी करने की, रेट जारी करने की, बस इसमें ये है। और 131 अभी समझा चुका हूँ, ये समझो। आर्टिकल 1332 ये इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? कैसे समझाओ सर थोड़ा सा। देखो, आर्टिकल 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके अंडर ही जो आपका सुप्रीम कोर्ट है क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है। लेकिन सोर्स किसका यूज करेगा? वो आर्टिकल 13 का। यदि मान लो कोई लॉ की डेफिनेशन लिखी है और वो लॉ मौलिक अधिकार से मैच नहीं खाता है, या वो कानून मौलिक अधिकार को ढकने की कोशिश करता है। देखो, मौलिक अधिकार किसी कानून को ढक सकते हैं, लेकिन कोई कानून मौलिक अधिकार को ढक नहीं सकता। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के अंडर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, 42वां संविधान संशोधन करके इसमें से कौन से चेंजेस किए गए प्रेम्बल के अंदर? चलिए, फ्रेटर्निटी शब्द जोड़ा गया, सोवरिंग शब्द डिलीट किया गया, सोशलिस्ट सेकुलर एडिट किया गया, जस्टिस को रिमूव किया गया। बताइए क्या इसका आंसर? इसका आंसर आएगा आपका सी। क्या आएगा इसका आंसर? सी। 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, जिसमें सोशलिस्ट सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज अपहेल्ड अगेन इन द केस। सुनो, जैसे केस आया था, कौन सा बताओ? एक केस आया था 1973 में, बताओ क्या होगा? एक सेकंड में भी, एक सेकंड रुकेगा, बताओ कौन सा केस था वो? एक केस आया था 1973 में, केशव आनंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973। आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था। तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के भैया मतलब सबसे इम्पोर्टेंट केस माना जाता है, मतलब वहां से पूरी काय पलट गई थी। उसके बाद तो लगातार बातें होती रही, जैसे 1973 में आया, फिर मेनका गांधी केस आता कब? 1978 में, जिसमें भैया किसकी बात की थी? आर्टिकल 21 की। गोलकनाथ केस 1967 में, मैंने अभी बता चुका हूं आपको। इसका आंसर क्या होगा बताइए? और एक एक गोपालन केस आ रहा था 1950 में। कब आया था ये? 1950 में। इसका खोला मैंने। हाँ, ये आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ठीक है, हाँ, इसका आंसर क्या होगा? मिनर्वा मिल केस। इसमें वापस से किसकी बात की गई थी? जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, और इसमें ये कह दिया था कि भैया जुडिशियल रिव्यू अब क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर। क्यों भैया ऐसा क्यों बोला था? सुनो, मैंने अभी पढ़ा था आपको एक संविधान संशोधन 43वां पढ़ा था ना, उसमें अच्छा 42वां संविधान संशोधन किया किसने? इंदिरा गांधी सरकार ने। तो और उसमें क्या कर रहा था पता है? जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन ली। दिमाग खराब होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ऐसे कैसे छीन ली? फिर 43वां संविधान संशोधन किया, वापिस दे दी कि भैया ले लो माई बाप, आप वापस अपनी पावर ले लो। फिर सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब है, केस ही आता है मिनर्वा मिल केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देती है भैया कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा क्या होगा? एक हमारा बेसिक ढांचा होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। किसमें कह दिया ये? मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, चलिए अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें कहां पर मेंशन है बताओ? 20, 21, 22 या 23? बताइए। प्रिवेंटिव डिटेंशन, चलिए बताइए कहां पर मेंशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22? चलिए एक एक आर्टिकल समझते हैं पहले हम। हाँ, तो पहला है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? यदि मान लो कोई ऑफेंस करा किसी ने, वही अपराध करा, तो अपराध के बाद उसको क्या मौलिक अधिकार मिलेंगे?
पहला बताओ क्या क्या मौलिक अधिकार मिलेंगे। पहला है कि भैया अपराध करा, लेकिन तभी अपराध करेंगे जब उसने किसी लॉ को तोड़ा हो, तो ही उसको अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। दूसरा, यदि उसने क्या कर दिया भैया, जैसे एक ही ऑफेंस है, एक ही ऑफेंस के लिए बार बार उसको सजा नहीं मिलेगी। जैसे मान लो उसने 2 लोग को मार दिया, वही डबल बार फांसी दो, डबल बार उसको मार के एक ही सजा दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, सेम ऑफेंस के लिए एक ही सजा मिलती है। तीसरा भैया, यदि मान लो हाँ अरेस्ट कर लिया, क्या पुलिस वाले जबरदस्ती उससे गवाही ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो मतलब गवाही भी नहीं ली जा सकती। ये कहाँ लिखा? आर्टिकल 20 के अंदर। 21 तो बहुत इजी, 22 में देखो, 22 क्या बात करता? 22 बात करता है किसकी? प्रिवेंटिव डिटेंशन की। सुनो, एक क्यूरेटिव है, इसमें प्रिवेंटिव है। मैंने एक जो पढ़ा है ना मौलिक अधिकार, उसमें देख लेना, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बहुत। चलो मैं यहाँ समझा लेता हूँ आपको कुछ चीजें। जैसे 22 में क्या लिखा हुआ है, कलर कौन सा ले अपन, चलो यहाँ समझो, हाँ यहाँ समझो। देखो पहला, यदि किसको अरेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बताया जाएगा वे किस आधार पर अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अरेस्ट करने के 24 घंटे में किसके सामने पेश करना पड़ता है? मजिस्ट्रेट के सामने। और एक चीज वो लिखी हुई इसमें कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो अपना मनपसंद का वकील भी क्या कर सकता है? हायर कर सकता है। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 22 के अंदर लिखा। 22 ही बात करता है किसकी? प्रिवेंटिव डिटेंशन की। मतलब यदि कोई अपराध होने वाला उससे पहले ही बचा लो। ठीक है, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। और आर्टिकल 23 बताओ क्या बात करता है? आर्टिकल 23 बोलता है कि भैया जो आपका बॉन्डेड लेबर होता है ना, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये सबको कौन रोकता है? आर्टिकल 23। ठीक है, चलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बिल बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर, एक कोई बिल कानून कब बनेगा बताइए? कब बनता है विधेयक? बताओ, विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति का मिल जाए, एसेंट मिल जाए। चलो होता क्या सुनो, कोई भी बिल या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। यदि मान लो लोकसभा में पेश होता है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रीडिंग से उसको गुजरना पड़ता है। फर्स्ट में होता है जनरल डिस्कशन, सेकेंड में होती है डिबेट और थर्ड रीडिंग में क्या होता है? वोटिंग होती है। ये सेम प्रोसेस कहाँ फॉलो करनी पड़ती है? राज्यसभा में, यानी दूसरा हाउस में। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या देगा? उसको सहमति देगा। सहमति देने के बाद राष्ट्रपति निकालेगा नोटिफिकेशन गेजेट। उस नोटिफिकेशन गेजेट निकालने के बाद क्या बन जाएगा? वो विधेयक कानून बन जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें से कौन सी बॉडी एक नया राज्य बना सकती है बताओ? कौन बना सकती है? राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर आएगा पार्लियामेंट। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 खोलोगे, कौन सा आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी एक नए राज्य, किसी भी राज्य की बाउंड्री, किसी भी राज्य का एरिया, किसी भी राज्य का नाम, या किसी भी राज्य का बाउंड्री हो गई, एरिया, एक चीज बोल रहा हूँ मैं, यहाँ इनमें पर एक नया राज्य बना सकती है। यदि उसको ऐसा करने के लिए मान लो जैसे भैया कोई से भी राज्य वो राज्य की बाउंड्री कम करना है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति साहब से बोलेंगे कि एक काम करो, हमें चेंजेस करना है एक राज्य में, उस राज्य से पूछ लो, बस नाम का पूछना होता है। राय दे या ना दे उनके ऊपर है। नहीं भी दी तो मानेंगे, नहीं दी तो मानेंगे, वो तो सेंट्रल के ऊपर है। फिर राष्ट्रपति साहब बोलेंगे कोई राय वहां से नहीं गई है, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो पार्लियामेंट बोले ठीक है, मत बोलने दो, अपने को क्या, अपना कुछ परिवर्तन करना, अपन तो करते रहेंगे। तो फिर क्या करवाएंगे? वोटिंग। किससे? मात्र सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग करवा देंगे और चेंजेस कर देंगे। मतलब स्टेट से पूछो या मत पूछो, बात एक ही हो, तो है ना, पूछ भी लोगे तो क्या कर लेगा बेचारा? सारी पावर किसको दी यहाँ पर? संसद को। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया बताइए, 2 सेशन के बीच लगभग मिनिमम कितना गैप होना चाहिए? ज्यादा, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 83 के अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है
कि वे 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 6 महीने से ज़्यादा। वैसे भी हमारी जो संसद है हर 2-3 महीने में मिल जाती है वैसे भी ना, तो 6 महीने से ज़्यादा गैप हो ही नहीं सकता दो सत्रों के बीच। ठीक है, इसका आंसर होगा 6 मंथ और इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। हाँ, चलिए अगला प्रश्न। इसमें से कौन सी पावर राज्यसभा को दी गई है, स्पेशल पावर? मतलब देखो, सुनो सुनो, हमारे यहाँ भारत के अंदर पूरी पावर किसको दी है? लोकसभा को। पावर ही नहीं मिली भैया राज्यसभा को, बहुत कम पावर दी है। जैसे बजट को लेकर, मनी बिल को लेकर पूरी स्पेशल पावर किसके हाथों में? लोकसभा के हाथों में। लेकिन कुछ पावर स्पेशल बोल रहा हूं मैं, जनरल पावर नहीं बोल रहा, स्पेशल, मात्र स्पेशल ही है। तो देखो मनी बिल, बताओ मनी बिल को लेकर किसको पावर दी है? लोकसभा को। अप्रूवल ट्रीटीज, ये कोई काम की नहीं। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये स्पेशल पावर दी है किसको? राज्यसभा को। यदि आपको एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो राज्यसभा से ही बिल इनिशिएट होगा और राज्यसभा से पहले पास होगा, तभी वो अखिल भारतीय सेवा बनेगी। जैसे 3 सेवाएं, आईपीएस है, आईएएस है और आईएफएस है। ठीक है, चलिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जाता है? लोकसभा के अंदर। ठीक है, देखो मनी बिल लोकसभा के अंदर लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, बाकी नए राज्य का सॉरी नई सेवाओं का गठन करना है तो उसके लिए बिल कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इज फाउंड अंडर, बताइए। इसमें से अध्यादेश राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल तहत जारी करता है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 125 या 356? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा वैसे? क्या लिखा है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लिखा तो आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 का सॉरी आर्टिकल 123, हाँ सही लिखा है। आर्टिकल 123 दोस्त, सही है। आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति साहब। हाँ, ऑर्डिनेंस जारी कब करते हैं सर? जब कोई भी सत्र ना हो, किसका? सदन का कोई भी सत्र ना हो। दूसरा कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन ये है, यदि अध्यादेश जारी किया है और सदन सत्र में आता है तो 6 महीने और 6 हफ्ते में उसको पास करवाना पड़ेगा। सॉरी 6 महीने नहीं, 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसको पास करवाना पड़ेगा। अच्छा, आपने 6 महीने क्यों बोला? मैंने अभी कहा था ना कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या बोला? अभी 6 महीने बोला। जैसे 6 मंथ और 6 हफ्ते, 6 महीने 6 हफ्ते की क्या होती है उसकी? किसी भी अध्यादेश की क्या होती है? वैलिडिटी होती है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 124 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की बात करता है गठन की। आर्टिकल 125 सैलरी की बात करता है किसकी? जजों की। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है किसकी? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत स्थापित किए जाते हैं? बताइए। अभी बता के मैं निकला हूँ, बस अभी निकला, अभी मतलब बता के निकला हूँ। आर्टिकल 124, कौन सा? आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के तहत भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। खत्म। तो हमारे पूरे 20 प्रश्न लगभग क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। हाँ, इसमें से आर्टिकल 141 अभी बता के आया मैं आपको, 142 बता चुका हूँ, 148, हाँ 148 बात करता है किस? केक की। ठीक है, केक कौन क्या करता है? केक बताइए, ऑडिट करना है काम इसका पूरा। क्या करता है? ऑडिट करता है, सरकार के खर्चे कितने हैं, सरकार के पास कितना पैसा रहा, पूरा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो हमारी, जिसमें मैंने आपको पूरा लगभग बता चुका हूँ, मैं पूरा पढ़ा दिया है ना। जैसे हाँ, जितने भी मैंने एमसीक्यूज पढ़ा ना, हर एक एमसीक्यूज को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई हवा में उड़ा दिया हो। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी झल्ले पढ़ाए हो, लेकिन मैंने समझाया तो है ना। ज़्यादा एमसीक्यूज थे, ज़्यादा लंबी क्लास हो गई थोड़ी सी, पर आधा घंटा ही हुए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए। तो देखो, जितने भी मैंने प्रश्न पढ़ा ना, संभावना के एक आध आएगा, संभावना है। क्या संभावना है? मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा लिए। अभी मैं एक आध पीवाई को वगैरह करवा देंगे अपन, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ये रिजल्ट, ये जो पैटर्न थोड़ा सा मैं
वापस लगाऊंगा ना, इसको पुराना लग गया ये, इसको नया लगाएंगे फिर से। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और आसपास साफ सफाई रखिए। चलिए फिर मिलते हैं, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेहनत पूरी आपके लिए, आपका रिजल्ट आएगा, खुशी हमें मिलेगी, रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।